अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ ये जो नया लेक्चर है इट इज़ हाइड्रोजन एटम कंटिन्यू। यहाँ हम इसके एक्सप्लेन करेंगे कि एनर्जी, तो पिछले जो दो हिस्से थे उसमें मतलब जो बोहर्स मॉडल, उसमें हमने कहा था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, और उसमें एक्सप्लेन किया था कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम और स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में वो क्या होती है। हमें मालूम है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो हम nth ऑर्बिटल लेंगे इन जनरल, तो उसमें वो होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिलेशन मिलेगी हमें कि जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, यानी कि nth ऑर्बिट में यहाँ पे, तो वो होगी सम ऑफ द एनर्जी ऑफ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो होती है 1/1/2 mv², बट Vn वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट स्क्वायर। बट पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि जो mv², बट mv² इज इक्वल टू जो mv² Rn होता है वो किसके बराबर होता है, E² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो वो इसके बराबर होती है। पिछले लेक्चर में हमने ये रिलेशन वहां से डिराइव की थी कि mv² इज इक्वल टू E² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो mv² जो है उसे यहां प्लग कर लो तो हमें क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज 1/2। तो mv² के बदले लिखेंगे E² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो ये हमें मिली काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पोटेंशियल में घूम रहा है। तो सिस्टम का किस किस का बनेगा, सिस्टम ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में प्लस इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें अभी तक मिली काइनेटिक एनर्जी, अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो हमारा फील्ड है वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। तो किस किस की होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और किस स्टेट में होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो वो होगी ड्यू टू द हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है तो कितनी होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू E चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय रेडियस दैट इज Rn इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वो कितनी मिलेगी हमें, E इंटू E², बट माइनस E² डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो ये मिली हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें दोनों एनर्जीज मिली। तो काइनेटिक एनर्जी है 1/2, इट इज इक्वल टू 1/2 E² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो माइनस होगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस E² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। सिंस दीज आर सेम, तो 1 माइनस 1/2 इट इज माइनस E² डिवाइड बाई 2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn, which is equal to minus E² डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो ये मिली हमें टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी nth ऑर्बिटल में वो होगी माइनस E² डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn। तो अगर हम उसमें यूज कर लेंगे, हमें पता है कि जो Rn है वो किसके बराबर है,
तो इस इक्वेशन को कुछ नाम दो टोटल एनर्जी को। तो फ्रॉम वी नो आर एन जो है वो किसके बराबर है, वी नो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आर एन को यहां प्लग कर दो तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो मिलेगा हमें माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन। तो आर एन के बदले मिलेगा हमें एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एम पाई ई स्क्वायर। तो इसे ऊपर ले जाओ, वो मिलेगा हमें ई एन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऊपर चला जाएगा एम पाई ई स्क्वायर। तो यहां से पाई और पाई कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल होगा, कुछ नहीं। तो फिर मिलेगा हमें ई एन इज इक्वल टू माइनस, तो हमें मिलेगा एम ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये मिली हमें टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो इसमें हमें पता है एम बी कांस्टेंट है, ई बी कांस्टेंट है, 8 एप्सिलॉन नॉट एंड एच, दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। तो अगर हम इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई एन मिल रहा है हमें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ये मिल रही है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें nth ऑर्बिट में। तो यहां से हमें मिल रहा है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है। तो हियर इट इज नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है यहां पे, तो नेगेटिव एनर्जी मीन्स दैट इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स एन अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि एक अट्रैक्टिव सिस्टम बना रहे। तो नेगेटिव एनर्जी हमें बता रही है कि जो न्यूक्लियस है प्लस इलेक्ट्रॉन वो एक अट्रैक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, मेड एन अट्रैक्टिव सिस्टम। तो एक अट्रैक्टिव सिस्टम बना रहे यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। या इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, और बाउंडेड सिस्टम। तो नेगेटिव एनर्जी हमें बता रही है यहां पे कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपने जो इर्द गिर्द खींच रहा है, यानी कि अपने पास बुला रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। बट वही जो कोलम्बिक फोर्स है वो उसे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, तो जिस वजह से वो घूम रहा है। तो वो एक अट्रैक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि ये जो बाउंडेड सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम है, तो हम जब सोलर सिस्टम की एनर्जी निकाल रहे हैं वो भी आल्सो नेगेटिव में ही मिल रही है हमें। तो उस वजह से हमें पता चल रहा है कि एक बाउंडेड सिस्टम है। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में मान लो n इज इक्वल टू 1, तो पहली स्टेट में है तो हमें कितनी एनर्जी देनी है, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर हम इतनी एनर्जी देंगे किस स्टेट में होगा, डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अगर दूसरी स्टेट में होगा तो इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी है ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट से बाहर चला जाए, यानी कि न्यूक्लियस की फोर्स से बाहर चला जाए। तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है अपने ऑर्बिट से। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि अगर हम देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहां से अब देखा जाए तो n की जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इट इज डिस्क्रीट। तो हमें यह पता है सिंस n जो है हैज डिस्क्रीट वैल्यूज, तो ये कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं ले रहा है, डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है। यानी कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3 कोई भी प्रिंसिपल नंबर होगा। तो जब हम इसे देंगे तो हमें यहां से एनर्जी मिलेगी क्वांटाइज्ड, यानी कि फिक्स्ड। तो जब हम n की वैल्यू दे रहे हैं डिस्क्रीट, सो जो एनर्जी हमें मिलेगी हाइड्रोजन एटम की, तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी है इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, जो मैंने पहले ही कहा था बोर्स
मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन उन स्टेटस में मूव करेगा जहां पे इसकी एनर्जी स्टेशनरी होगी, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो दिस इज कॉल्ड बोहर्स postulate for quantization of energy, that is quantization of energy। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उन ऑर्बिट्स में घूमेगा जहां पे उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, तो उन स्टेटस को हम स्टेशनरी स्टेटस बोलते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम यहां से प्लग कर लेंगे 1 तो हमें मिलेगी इतनी एनर्जी, 2 तो इससे डिवाइड होगा 3, तो जो भी स्टेटस होंगे उन स्टेटस की एनर्जी जो हमें मिलेगी वो हमें क्वांटाइज्ड मिलेगी, यानी कि डिस्क्रीट बंडल्स में मिलेगी, यानी कि उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो उसे हम कह रहे हैं कि यानी कि जो एनर्जी है स्टेटस की, इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड जस्ट लाइक द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। नाउ अब हम यहां से देख लेंगे तो हमें क्या मिला कि जो नोट नंबर फर्स्ट, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हम पहला ऑर्बिट लेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी हमें, तो वो मान लो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसे हम कांस्टेंट प्लग कर लेंगे के, तो कितनी मिलेगी, जो रिलेशन हमने पढ़ी, तो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट होगी 1/2 के, दैट इज ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो पहला, तो ये मिली हमें काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिली थी हमें, पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट में कितने मिलेगी, जो रिलेशन मैंने बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस के टाइम्स ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। या हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, माइनस टाइम्स 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये होती है, हमें मतलब नोट देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इतनी होती है, के किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो टोटल एनर्जी कितनी हमें मिल रही थी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये ध्यान रखना कि जो टोटल एनर्जी ई टोटल इन द फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट, इट इज माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मैंने पीछे रिलेशन दिखाए उन्हें गौर से देख लो कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी होती है माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल एक्सप्लेन द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू एन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। तो वो हुई बराबर Rn, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो यहां से मिलेगी हमें न्यू एन किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट डिवाइड बाय 2 पाई Rn। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि Vn किसके बराबर होता है, तो जो Vn है, तो हमें पता है Vn इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n, और Rn जो है वो किसके बराबर है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई एम ई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमें मालूम ही है पिछले लेक्चर्स में। तो Vn और Rn को इस इक्वेशन में प्लग कर दो तो हमें क्या मिलेगा, द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू एन इज इक्वल टू V के बदले लिख लो ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n। तो Vn के बदले ये वैल्यू इंटू 2 पाई, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 पाई से, इंटू Rn के बदले लिखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, ये जो डिवाइड है ये ऊपर चला जाएगा, पाई m ई स्क्वायर। तो यहां मिलेगी हमें फ्रीक्वेंसी इन द nth ऑर्बिट m e रेज टू पावर 4, पाई और पाई कैंसिल होगा,
तो यहां से मिलेगा n 2 times h into h square is h cube, epsilon naught into epsilon naught square, n square into n is n cube into यहां पे एक और 2 है दैट इज 4। तो हमें मिली फ्रीक्वेंसी m e raised to power 4 h cube epsilon naught into n cube। तो सिंस हमें पता है कि न्यू n इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 बाय n क्यूब, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्यूब, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज होंगी, कौन सी वैल्यूज, ये जो बाकी वैल्यूज है इट इज दीज आर कांस्टेंट। तो कौन सी वैल्यू, यानी कि m e raised to power 4 डिवाइड बाय 4 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट हुए। तो हमें मिल रही है यहां से फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट, तो वो हुई इनवर्स रिलेशन रख रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ बट इन द क्यूब। तो यहां से क्या मिल रहा है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा होगी, कम है। तो अगर ये दूसरी ऑर्बिट में हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बहुत कम होंगे। तो अगर हम देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 के बराबर है तो फर्स्ट ऑर्बिट, n मीन्स 1 इज फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम इसमें देखेंगे कि जो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने रोटेशंस कर रहा है, अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे 6.57 इंटू 10 raised to power 5 रोटेशंस पर सेकंड, या हम कहेंगे कि इतने साइकिल्स, यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम जो है इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने साइकिल्स यानी कि कितने रेवोल्यूशंस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द करेगा 1 सेकंड में, इट इज 10 raised to power 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। नाउ यहां तक ये मतलब हमने एक्सप्लेन किया कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, और उससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि स्पीड और रेडियस कितनी होगी, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते क्या है, यानी कि यहां से हम अब देखेंगे कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मान लो कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन होते हैं कि जिनमें से हम जिनका न्यूक्लियस होगा और आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होंगे जिनमें एक न्यूक्लियस होगा having charge Ze, यानी कि प्लस Ze होगा और इलेक्ट्रॉन होगा प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स अब वो बनेंगे जिनका न्यूक्लियस होगा, उसकी न्यूक्लियस की चार्ज जितनी होगी, बट उनमें से सिर्फ यानी कि ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम को देखेंगे तो हीलियम में से अगर हम He पॉजिटिव बनाएंगे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हमारे पास हीलियम था 2:4 यानी कि मास नंबर, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हमें क्या मिलेगा, हीलियम से जो हमें मिलेगा एटॉमिक नंबर तो 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये भी बिहेव करेगा एज हाइड्रोजन एटम। या ऐसे ही अगर हम देखेंगे लिथियम को, तो लिथियम से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दो तो ये भी He पॉजिटिव L लिथियम डबल पॉजिटिव, ये कौन से एक्ट करेंगे, ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स एक्ट करेंगे। अगर हम इनमें से हाइड्रोजन लाइक एटम्स में से इनकी रेडियस निकालेंगे, जो एनर्जी जो हमने निकाली थी पहले वहां पे, तो इनमें अगर हम देख लेंगे तो कितनी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन H लाइक एटम्स। तो अगर हम इनकी रेडियस लिखेंगे
तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स की रेडियस अगर हम देखेंगे nth ऑर्बिट में, तो वो रहेगी मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई इट्स एटॉमिक नंबर। तो अगर हम देखेंगे कि रेडियस जो है हीलियम की, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की देख लेंगे, तो हीलियम का एटॉमिक Z इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+2 यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन बाय, तो यहाँ क्या लिखेंगे R0 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की देखनी है, R0 ऑफ He+2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम R0 डिवाइड बाय 2। तो हमें पता है R0 इज 0.53 एंगस्ट्रॉम्स, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो वो मिलेगा 0.26 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये है रेडियस ऑफ हीलियम, यानी कि जो हीलियम है रेडियस ऑफ R0 ऑफ हीलियम एटम, यानी कि जो हीलियम एटम है उसकी फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+2 यानी कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसकी रेडियस जो हाइड्रोजन की रेडियस है उससे कम होगी। तो ऐसे ही हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स की रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एनर्जी भी निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो नंबर 2 हम देख लेंगे एनर्जी। तो जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन लाइक एटम्स यानी कि En ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइड बाय n स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई होगा एटॉमिक नंबर यानी कि स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये हीलियम एटम लेंगे तो Z कितना है 2, तो यहां से पुट कर लो एंड n इज इक्वल टू 1। तो यानी कि जो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट थी उसमें एनर्जी मिलती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो हीलियम हाइड्रोजन लाइक एटम जो हीलियम अभी हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, तो मिलेगी हमें E0 ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम He+2 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू 4। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हमें हीलियम He+ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी मिल जाएगी हमें। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो हीलियम लाइक एटम से बाहर चला, हाइड्रोजन लाइक एटम से बाहर चला जाए। इसी तरीके से अगर हम लिथियम को लेंगे तो यहाँ पे 3 स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई करना है तो उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिलेगी। इस तरह से हमें यहाँ तक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स पढ़े। नाउ अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम बनाएगा उसकी एनर्जी लेवल्स होंगी, अब हम उन्हें एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हमें मालूम ही है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में। तो टॉपिक क्या रहेगा अब, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ वी विल एक्सप्लेन द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है हमें मालूम है कि En टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो पहले भी कहा था मैंने कि इट इज क्वांटाइज्ड एनर्जी यानी कि डिस्क्रीट लेवल्स लेके। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इफ व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो जब n 1 के बराबर होगा तो पहली जो स्टेट होगी इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो मिलेगी हमें वो मिल रही है En यानी कि E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो ये एनर्जी यानी कि जो सबसे पहला ऑर्बिट होगा हाइड्रोजन एटम का, तो उसकी एनर्जी मिलेगी हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो उस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन, यानी कि इट इज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, इसमें ऐसे सबसे कम एनर्जी होती है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। तो इफ n इज इक्वल टू 1 तो हमें मिली एनर्जी इतनी। दिस स्टेट, इस स्टेट को, इस स्टेशनरी स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। अब हम आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। मान लो ये पहले
व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो हमें मिली ग्राउंड स्टेट यानी कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मिली हमें। तो अगर हम देखेंगे नंबर 2, व्हेन n इज इक्वल टू 2, दूसरी जो ऑर्बिट होगी उसमें कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, तो मिलेगी हमें E2 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर विच इज 4। तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी वहां से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रही दूसरी स्टेट, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये रही यानी कि E2 जो एनर्जी होगी दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये रही हमारी पहली एक्साइटेड स्टेट। क्या अगर इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में होगा तो हमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने के लिए। अब ऐसे ही अगर हम देखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 3 तो एनर्जी कम होती जाएगी व्हेन n इज इक्वल टू 3। तो E3 मिलेगी हमें -13.6 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। तो कितना मिलेगा हमें उससे वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये रही सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये रही हमारी दूसरी एक्साइटेड स्टेट। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे कहां तक चले जाएंगे यानी कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मान लो नंबर 4 व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो हमें क्या मिलेगा E इन्फिनिटी इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई इन्फिनिटी विच इज 0। तो दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे कम एनर्जी उसे ग्राउंड स्टेट में मिलेगी, उससे थोड़ी ज्यादा फर्स्ट एक्साइटेड में, उससे थोड़ी ज्यादा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एट इन्फिनिटी। तो दिस मीन्स दिस इज द हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी एट द इनफाइनाइट ऑर्बिटल पे, यानी कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफाइनाइट होगा तो हाईएस्ट एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर बाउंडेड। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होगा क्योंकि उसकी एनर्जी हाईएस्ट आ गई तो अनस्टेबिलिटी हो क्रिएट करेगा। तो जब हाईएस्ट एनर्जी मिली तो द फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज 0। तो अट्रैक्टिव फोर्स 0 बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फ्री। नाउ अगर हम इसे प्लॉट कर लेंगे, इन स्टेट्स को प्लॉट कर लेंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट स्टेट जो होगी, इनफाइनाइट ऑर्बिटल जो होगी, उस पे ये 0 होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। तो ये अब फ्री है इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसे एनर्जी देंगे कुछ भी थोड़ी सी 0 के यानी कि इफ वी प्रोवाइडेड द एनर्जी ग्रेटर देन 0 इट विल रिमूव द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब जो ये हाइड्रोजन एटम हमने बना लिया तो अब हमें इसकी एनर्जी लेवल्स बनाएंगे। तो हम उन एनर्जी लेवल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन्स से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एक डायग्राम बनेगी। तो उस हॉरिजॉन्टल की वजह से एक डायग्राम बनेगी जो रिप्रेजेंट करेगी इनकी एनर्जी। ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ऑफ डिफरेंट लेवल्स। तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स में प्लॉट करेंगे। तो एक डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी ऑफ डिफरेंट लेवल्स, किसकी? हाइड्रोजन एटम की, ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। उसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहेंगे। तो सबसे जो पहले हम देखेंगे जो व्हेन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 हमें मिली E1 एनर्जी, वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसी तरीके से हमने दूसरी लेवल देखी, n इज इक्वल टू 2 हमें मिली एनर्जी E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसी तरीके से हमने तीसरी स्टेट देखी E3, तो हमें मिली एनर्जी E3 इज इक्वल टू
-1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ऐसे ही हम जब आगे बढ़ते जाएंगे E4, E5, E6, E7 अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये जो एनर्जी लेवल्स है E इन्फिनिटी, तो वहां पे मिलेगी हमें E इन्फिनिटी पे 0। तो सबसे पहले इन दोनों में एक बड़ा गैप आ रहा है, इन दोनों में इससे कम गैप मिल रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे। तो एज एन इंक्रीजेस, जब एन इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी लेवल्स डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ई एन जो है इट इज -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो जितना बड़ा एन होता जा रहा है उतनी एनर्जी लेवल्स 20 यानी कि करीब करीब आ रही है। तो ये एनर्जी लेवल्स यहां से करीब करीब आएंगे। तो दिस इज द एनर्जी लेवल, यानी कि एनर्जी लेवल्स, यानी कि एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो यहां से हमें ये मिली कि एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऐसे होंगी। तो दैट मीन्स सबसे पहले हम देखेंगे दीज आर क्वांटाइज्ड। तो इसमें अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, इसमें अपनी फिक्स्ड, इसमें अपनी फिक्स्ड एनर्जी, हर एक में अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ बोहर's क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोहर's क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन इन स्टेट्स में मूव करेगा जिनमें उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। ये तो पहले ही मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन स्टेट्स में मूव करेगा जहां पे उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड। तो दैट मीन्स इन दिस स्टेट इट इज एनर्जी इज फिक्स्ड, इन दिस स्टेट इट इज एनर्जी इज फिक्स्ड। तो इलेक्ट्रॉन इन ही स्टेट्स में मूव करेगा और इन ही स्टेट्स का एंगुलर मोमेंटम, इनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए NH/2π, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस h/2π। तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब हमने यहां से देख लिया कि बोहर जो है, बोहर ने अपने मॉडल में क्या कहा। तो बोहर ने अपने मॉडल में यही कहा था कि देयर एग्जिस्ट इज ए न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द वेल डिफाइंड पाथ्स, दैट इज स्टेशनरी पाथ्स इन विच द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इन विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंड नंबर थर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, यानी कि इस ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इन दोनों की डिफरेंस इन एनर्जी कितनी होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करनी है, क्योंकि ये यहां से आ रहा है यहां तक। तो वो जो इलेक्ट्रॉन अब रेडिएशंस देगा, तो उस रेडिएशंस, उन फोटॉन्स की एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू, बट वो किसके बराबर होगी, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बिटवीन दीज टू लेवल्स। तो यहां से इसने सारे, यानी कि अगर हम देखेंगे तो जो होगी E2 फाइनल माइनस होगी E इनिशियल, यानी कि E1। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो यहां से सारा ये एक्सप्लेन होता है एनर्जी लेवल डायग्राम से कि इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिट्स में मूव करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है तो वो एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। नाउ बोहर ने तो इस एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमें पहले ही कहा था कि बोहर को एक्सप्लेन करना था स्टेबिलिटी एज वेल एज द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम उसने एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। कौन सी रेंज में इमिट करेगा वो हम बाद में देखेंगे, इस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम। और इसके अलावा इसने कहा कि जो एटम है अब वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसने कहा कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डेफिनेट ऑर्बिट्स में ही मूव करेंगे, यानी कि उन ऑर्बिट्स में जहां पे उसकी एनर्जी, जिसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी और एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ तक ये हमने एक्सप्लेन किया बोहर's मॉडल ऑफ एटम